हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ई साइंस प्लस चैनल। केमिस्ट्री में अब आगे के टॉपिक स्टार्ट होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दो टाइप के राउट्स लॉ डिस्कशन किए थे। जो फर्स्ट वन था दैट इज राउट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और सेकेंड वन था राउट्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर हमेशा बोल दे वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो वहाँ पे हमने कुछ ग्राफ देखे थे, दैट इज इन द केस ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। उसके बेसिस पे हम फर्दर आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वहाँ पे कौन से ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, और कैसा सॉल्यूशन होगा जिसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो दोनों की कंडीशंस हमें डिस्कशन करने। तो बिफोर दैट पहले हम थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे जो वहां पे हमने ड्रॉ किया था इन द केस ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। तो ग्राफ में क्या था, नॉर्मली जो वहां पे हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स, सो वेपर प्रेशर यहां पे था और यहां पे हमने मोल फ्रैक्शन लिया था। इफ XA इज इक्वल टू 1, अगर A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 था तो XB का कितना आएगा? 0 आएगा। अगर XA का मोल फ्रैक्शन 0 हो तो XB का कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ XA था, तो जो इसका वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा? दैट इज ऑफ P0A। और अगर XB यहाँ पे है तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसका आएगा? दैट इज ऑफ P0B, प्योर कंपोनेंट का आएगा। अगर हम सॉल्यूशन के लिए बात करें तो वहां पे कुछ ऐसा मिल रहा था और इसके लिए हमें कुछ ऐसा मिला। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट करेगा PA को, वेपर प्रेशर ऑफ A इन अ सॉल्यूशन, जो कि होता है इक्वल टू P0A XA। ये किसको इंडिकेट करेगा? PB को इंडिकेट करेगा, दैट इज फॉर P0B XB। अगर हम पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए बात करें तो उसको हमने इंडिकेशन कहां पे किया था? यहां से उसको इंडिकेट किया था। ये किसको इंडिकेट करेगा? पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। और ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। तो दैट इज P टोटल लिखो या फिर P ऑफ सॉल्यूशन लिखो, दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB। इसका मतलब क्या? अगर स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो वो राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो उसमें से सबसे पहले कंडीशन हम देखते हैं किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होगी? तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो पहला स्टेटमेंट यही है, ऐसे सॉल्यूशंस जो सारे टेम्परेचर और सारे कॉन्सेंट्रेशन पे राउट्स लॉ को फॉलो करे, दैट इज नोन एज अ आइडियल सॉल्यूशन। सो एट ऑल टेम्परेचर and concentration the components of solution should obey Raoult's law. Then the solution is known as ideal solution। ऐसे सॉल्यूशन जिसके कंपोनेंट्स हर एक टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे
राउल्स लॉ को ओबे करे। इसका मतलब क्या, अगर उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ कैसा मिलना चाहिए, हमें स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। तो क्या होगा, तो ही वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, अदरवाइज वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा नहीं। सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट, अब यहां पे जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो कंसीडर करो यहां पे हमने ए लिया है और बी लिया है। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, the intermolecular attraction between components AA and BB should be equal to A बी। जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है ए के कंपोनेंट्स के बीच में और बी के कंपोनेंट्स के बीच में, वो ए और बी के कंपोनेंट्स के इक्वल होना चाहिए। कैसे समझेंगे इस पॉइंट को, अब कंसीडर करो कि कोई भी कंपोनेंट अगर हमने फॉर्म किया है, ए प्लस बी एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट, तो हमारा क्या बनेगा, ए बी बनेगा। दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। तो यहां पे अगर प्योर कंपोनेंट ए है तो ए और ए के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ बी है, तो बी और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। लेकिन जब वो सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है तो वहां पे ए और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो होगा, उसके साथ में ए और ए वाले भी कुछ होंगे और बी वाले भी होंगे। इसका मतलब ये जो तीन टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिले, ए और ए का, बी और बी का, और सॉल्यूशन जब भी फॉर्म होगा तो उसमें ए और बी के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, या फिर सॉल्यूट का है और सॉल्वेंट का, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल। मींस ए बी intermolecular force should be equivalent to the A intermolecular force, and that will be for B and B intermolecular force। ए और बी के बीच में, या फिर यहां पे एंड बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए और बी के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट, there is no change in enthalpy on mixing। मीन्स डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, किसमें, मिक्सचर में, दैट शुड बी इक्वल टू 0। कोई भी चेंज होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, अगर ए और ए है और बी दूसरा कंपोनेंट है, तो इसका मतलब क्या, ए को ब्रेक करेंगे, बी को ब्रेक करेंगे, तब जाके ए भी कंबाइन होने वाला है। तो जितना अमाउंट एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा ब्रेक करने में, जब भी बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बॉन्ड को ब्रेक करने में, और ऐसा बोले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसको ब्रेक करने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और जब भी दो के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब भी दो के बीच में अट्रैक्शन होगा तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे जितने अमाउंट में एनर्जी इसको ब्रेक करने में, इन दोनों के बीच का जो
बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसको ब्रेक करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, एट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड हियर, तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दैट विल बी ऑलमोस्ट जीरो और जीरो ही होगा। नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। जब भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज होना नहीं चाहिए। इट मींस डेल्टा वी फॉर मिक्सचर विल बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या, अगर हम 10 और 100 ml सॉल्यूट ले रहे हैं और उसमें 200 ml सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा दैट शुड बी 300 ml। ना तो वो 300 से ज्यादा होना चाहिए और ना ही वो 300 से कम होना चाहिए। मतलब जो भी सॉल्यूशन हम फॉर्म करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन जो फॉर्म हो रहे हैं, वहां पे जो सॉल्यूट का अमाउंट है और जो सॉल्वेंट का अमाउंट है, दोनों के एडिशन के इक्वल में ही सॉल्यूशन फॉर्म होना चाहिए। दोनों के वॉल्यूम के एडिशन के इक्वल में ही इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए सॉल्यूशन का, ना तो उससे ज्यादा होना चाहिए और ना ही उससे कम होना चाहिए। सो देयर आर टोटल 4 points, important points, which is for the explanation of ideal solution. इसके बाद कुछ एग्जांपल्स, कौन कौन से एग्जांपल आएंगे, तो एग्जांपल के केस में बेंजीन टॉल्यूइन का मिक्सचर, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये कुछ एग्जांपल्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि कैसे पता चला कि नहीं बेंजीन और टॉल्यूइन है, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन है, क्लोरोबेंजीन और क्लोरो ब्रोमोबेंजीन है, तो यही क्यों शो करेंगे, बाकी दूसरे क्यों नहीं। तो आइडियल बिहेवियर कौन से कंपोनेंट्स, कौन सा सॉल्यूशन शो करेगा, आइडियल बिहेवियर वो सॉल्यूशन शो करेंगे जहां पे जो कंपोनेंट्स हम ऐड कर रहे हैं दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सेम हो। नेचर का मतलब, कहने का मतलब, जैसे अगर हम हैलाइड्स कंसीडर कर रहे हैं तो हैलाइड्स वाले मिक्सचर हो, क्योंकि हैलोजन एक ही फैमिली में आएगा। बाद में हाइड्रोकार्बन्स कंसीडर कर रहे हैं तो वो हाइड्रोकार्बन्स का जो कैटेगरी है वो हाइड्रोकार्बन्स वाले ही कंपोनेंट्स आने चाहिए। मींस दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। फर्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंपोनेंट्स। ये एक्स कैसे पता चलेगा, नेचर ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन की ही होने चाहिए, अगर हैलाइड्स है तो हैलाइड्स ही होने चाहिए, अगर लीनियर अल्काइल चेन है, लीनियर एल्केन है तो लीनियर अल्केन वाले मिक्सचर ही होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट था नेचर के लिए। जो दूसरा है, देयर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस should be minimum, should be minimum।
दोनों के बीच में जो दोनों कंपोनेंट्स हम ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए, दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस मैक्सिमम होना नहीं चाहिए। मैक्सिमम नहीं होना चाहिए मतलब वो किसी भी कंडीशंस में मिनिमम वैल्यू, या फिर हम ऐसा बोले लेस देन 50 और लेस देन 100 के अराउंड ही होना चाहिए। उससे ज्यादा डिफरेंस होगा या फिर उसका नेचर में चेंज होगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा नहीं। फॉर एग्जांपल बेंजीन है और टॉल्यूइन है, तो बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज C6H6 साइक्लिक रिंग। टॉल्यूइन है तो टॉल्यूइन का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर CH3, सो दैट इज C7H8। तो यहां पे जो दोनों का डिफरेंस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है आपको, CH2 का, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। सेम नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन एटम्स और हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन एटम्स, तो दैट इज C6H14 हेक्सेन है, अल्केन है, 2n+2 होता है फॉर्मूला, प्लस C7H16 C7H16। तो हेक्सेन और हेप्टेन में कितने का डिफरेंस है, CH2 का, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज्यादा डिफरेंस है नहीं। सेम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, यहां पे अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, तो दोनों का अगर नेचर का हम डिस्कशन करें तो नेचर क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। बेंजीन और बेंजीन है, तो वहां पे है, कहने का मतलब हर एक कंडीशंस में एक तो नेचर देखना पड़ेगा कंपोनेंट का और दूसरा उसका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस मैक्सिमम होना नहीं चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ऐसा बोल सकते हैं नोट करके, ऑलमोस्ट जितने भी कंपाउंड्स होंगे, अगर हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो थियोरेटिकल, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेशन है नहीं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्यों इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि कोई भी दो कंपाउंड दोनों अलग हो, अब वो दोनों अगर अलग हैं तो उनके नेचर में थोड़ी बहुत डिफरेंस तो होगी ही होगी, जिसकी वजह से वो राउल्स लॉ जो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है वहां पे थोड़ा बहुत डेविएशन देखने को मिलता है। बट एट वेरी डायलूटेड सॉल्यूशंस, जो एकदम डायलूटेड सॉल्यूशंस होते हैं, वहां पे नियर टू आइडियल सॉल्यूशंस मींस एकदम स्मॉलर डिफरेंस की वजह से उसको हम आइडियल सॉल्यूशन जैसा ही कंसीडर करते हैं। सो दैट इज द कंडीशंस। तो इसके लिए नोट हम क्या लिखेंगे, formation of ideal solution is quite rare, but at very diluted solution it can be formed, and ऑलरेडी हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, नेचर ऑफ कंपोनेंट्स। सो फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन में हमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा, ये दो चीज, कि वो फॉर्मेशन में किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन depends on nature of components and their molecular mass difference should be minimum। तो ये पूरा that is for ideal solution, नोट कर लो। नाउ अभी हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में ठीक आइडियल सॉल्यूशन का अपोजिट। तो वहां पे पहले जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था वो वापस से एक बार देखेंगे तो उसे समझेंगे कैसे। यहाँ पे था एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू था 0 और एक्स बी की वैल्यू थी 1। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आया था दैट इज ऑफ पी नॉट ए, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर था दैट इज ऑफ पी नॉट बी। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो कैसा मिल रहा था, स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, दैट इज पी टोटल। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जब भी हम डिस्कशन करेंगे तो नॉन आइडियल के केस में या तो वो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा या तो फिर वो मिनिमम वेपर प्रेशर होगा। मींस ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा दोज सॉल्यूशन which components does not follow Raoult's law at all temperature and concentration are known as non-ideal solution। तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट। अब उसके बाद अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो राउल्ट्स लॉ के केस में या फिर आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमने सेकंड पॉइंट देखा, वो सेकंड पॉइंट का ठीक अपोजिट। तो सेकंड पॉइंट क्या था, दैट इज अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो यहां पे क्या होगा, द इंटरमोलिकुलर फोर्स molecular force between components AA and BB is not equal to AB intermolecular force। तो क्या होगा, आइदर इट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, या तो वो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। मींस अगर हम AA और BB दोनों को ऐड करें तो हमारा क्या मिलेगा, सॉल्यूशन फॉर्म होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज गिव्स सॉल्यूशंस। तो यहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किसकी वजह से, AA की वजह से। यहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किसकी वजह से, BB की वजह से। यहां पे जो है वो AB की वजह से तो होगा, और इसके साथ में AB होगा और BB रहने वाले। या तो ये अट्रैक्शन फोर्स इससे मैक्सिमम होगा या तो ये अट्रैक्शन फोर्स इससे मिनिमम होगा। मींस दैट कैन बी रिटन एज AA AB intermolecular force
या तो लेस देन AA एंड BB इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और AB intermolecular force is greater than AA and BB intermolecular force. या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। इसके बेसिस पे ही जो मिनिमम और मैक्सिमम है उसके बेसिस पे ही हमें डेविएशन देखने को मिलते हैं। डेविएशन किससे? राउट्स लॉ से डेविएशन देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं अगर ये मैक्सिमम हुआ तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर मिनिमम प्रेशर मिला सॉल्यूशन का तो क्या होगा? वो दैट विल बी नेगेटिव डेविएशन। सो आइदर P total और PA is less than P naught A XA and PB is less than P naught B XB, और सेकेंड केस में PA is greater than P naught A XA and PB is greater than P naught B XB। ये पूरा डिपेंडेंट किसके ऊपर होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो डेविएशन शो करेगा। सो ड्यू टू डिफरेंस in intermolecular force, non-ideal solution shows positive and negative deviation from Raoult's law, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अगर ये मैक्सिमम हुआ, PA और PB की वैल्यू मैक्सिमम हुई, तो जो ये हम लिखते हैं P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, तो ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर मिनिमम हुआ तो वो कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। तो ऐसी केस में वो नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करेगा? दैट विल बी इंडिकेट फॉर नेगेटिव डेविएशन, और यहां पे क्या इंडिकेट होगा? पॉजिटिव डेविएशन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट में वहां पे हमने डिस्कशन किया था एंथैल्पी के लिए, तो अब यहां पे एंथैल्पी क्या होगा? देयर विल बी चेंज इन एंथैल्पी। यहां पे एंथैल्पी में चेंज होगा। इट मींस डेल्टा H ऑफ मिक्सचर विल नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होगा? 0 इसके लिए नहीं होगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से एंथैल्पी में भी डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? अगर ये वीक है, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? वीक है, तो इसका मतलब क्या? इसको ब्रेक करने में, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्गर है, तो मतलब बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, तो रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है? नेगेटिव मिलने वाला है। यहां पे इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? मिनिमम है, और इसके बीच में क्या है? मैक्सिमम है। तो इसके बीच का जो बॉन्ड है, ए और ए के बीच का जो बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, या फिर बी और बी को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन ए और बी जब भी फॉर्म होगा तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी रिलीज होने कितना होगा? मिनिमम होगा। तो पॉजिटिव की वैल्यू मैक्सिमम, इसके लिए जो डेल्टा एच आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो या तो आइदर डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव और डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। ये डिपेंड करेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जब भी हम डिस्कशन करेंगे तो वहां पे फर्दर उसको हम एक्सप्लेनेशन देंगे।
नेक्स्ट, there will be change in volume on mixing, मतलब डेल्टा V ऑफ मिक्सचर जो होगा that also will be not equal to 0. या तो ये पॉजिटिव होगा, either डेल्टा V will be positive और डेल्टा B will be negative. या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस हुआ, कम हुआ ए और बी के बीच का, तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा. अगर ए और बी के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो उसका ऑटोमेटिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो एक जगह पे डेल्टा वी पॉजिटिव मिलेगा और एक जगह डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी. अब ये थोड़े पॉइंट्स जो हमें नोट करने हैं, फर्दर हम डेविएशन डिस्कशन करेंगे. तो टोटल 1 2 3 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है नॉन आइडियल के केस में. अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए, तो एग्जांपल के केस में यहां पे वाटर, HNO3 नाइट्रिक एसिड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे, इथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर एसीटोन, वहां पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. फर्दर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो हम यहाँ पे लिखे कि ड्यू टू डिफरेंस इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वाज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन. तो फर्दर वो सॉल्यूशन को दो पार्ट में, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं. तो वो भी हम डिस्कशन करना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए डिस्कशन करेंगे.